हेलो गाइस, क्या हाल चाल। मेरा नाम है कनिष्क, आप देख रहे हैं लो 91। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे डिटेल में रेलेवेंसी ऑफ जजमेंट्स के बारे में। जजमेंट कैसे रेलेवेंट होते हैं यही पढ़ेंगे। तो ये पीपीटी अगर आपको चाहिए, नोट्स चाहिए, कंपाइल्ड पीपीटी, एक एक पीपीटी डाउनलोड मत किया करो, कंपाइल्ड पीपीटी करा करो पूरे सब्जेक्ट की, ठीक है। अगर बन चुकी है तो वो कर लिया करो, अदरवाइज एक एक भी कर लिया करो। सब लिंक यहाँ पे पिन कमेंट में आ जाएगी, डिस्क्रिप्शन में पिन कमेंट आई बटन हर जगह लिंक मिलेगी, चेक कर लिया करो, कहीं ना कहीं होती है, ठीक है। तो रेलेवेंसी ऑफ जजमेंट बेसिकली होता क्या है, देखो डिसीजन आ गया है, मान के चलो डिस्प्यूट है, ठीक है, ए और डी के बीच में कोई डिस्प्यूट है, तो वो डिसाइड हो गया और जजमेंट आ गया। तो सेक्शन 34 और 35 स्पेसिफाई करते हैं कहाँ पे वो जजमेंट रेलेवेंट होगा फ्यूचर केसेस में। सेक्शन 34 से 38 में ये सारा कुछ दिया हुआ है। इक्विवेलेंट सेक्शन कौन से हैं, 40 से 44। सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा सेक्शन है, 37। 37 क्या कहता है, जजमेंट अदर देन सेक्शन 34, 35, 36 कब रेलेवेंट होते हैं। तो सेक्शन 37 यही कहता है, जजमेंट अदर देन दोज मेंशन्ड इन 34, 35, 36 व्हेन रेलेवेंट, ठीक है। तो डिसीजन जो नहीं फॉल करते विद इन 34, 35, 36 वो बेसिकली इरेलेवेंट होते हैं, ठीक है। तो बेसिकली इसका मतलब क्या है कि जजमेंट इरेलेवेंट होते हैं। अगर वो 34 और 35 और 36 में नहीं फॉल करते तो बेसिकली सारे जजमेंट इरेलेवेंट होते हैं। जो एक केस का जजमेंट होता है बेसिकली वो एविडेंस नहीं होता है दूसरे केस में। इसका एक रीजन है, क्यों, क्योंकि पार्टी डिफरेंट हो सकती है, इश्यू डिफरेंट हो सकते हैं, दूसरी पार्टी के पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं बचती कंटेस्ट करने की उस केस को। तो जनरल रूल यहाँ पे क्या है, बीएस से स्पेसिफिकली कहता है कि ये रेलेवेंट है तभी वो जजमेंट रेलेवेंट होंगे, ठीक है। अब क्या है, जजमेंट आर इरेलेवेंट यहाँ पे लिखा हुआ है, सारे जजमेंट इरेलेवेंट है, बट सेक्शन 34 से 38 उनकी एक्सेप्शन है कि जजमेंट इरेलेवेंट है, ठीक है, बट 34 से 38 सेक्शन में जो फॉल करेंगे जजमेंट्स वो रेलेवेंट होंगे। 37 सेक्शन क्या कहता है, 37 सेक्शन बेसिकली कहता है कि अदर देन दोज मेंशन्ड इन 34, 35, 36 जजमेंट जो कि मेंशन हैं 34, 35, 36 में, उनसे दूसरे जो जजमेंट्स होंगे वो कब रेलेवेंट होंगे, वो जब होंगे जब उसकी एग्जिस्टेंस इटसेल्फ एक फैक्ट इन इश्यू होगी, ठीक है, या फिर वो रेलेवेंट होगा अंडर सम अदर प्रोविजन ऑफ बीएस से। तो सेक्शन 37 ये कहता है। अब बात करते हैं सेक्शन 34 की। सेक्शन 34 बेसिकली क्या कहता है, प्रीवियस जजमेंट्स रेलेवेंट होते हैं टू बार ए सेकंड सूट और ट्रायल, ठीक है। सेकंड सूट को बार करने के लिए या फिर सेकंड ट्रायल को बार करने के लिए रेलेवेंट होते हैं प्रीवियस जजमेंट। अब एक बार इसकी लैंग्वेज पढ़ो, बेसिकली जो बेरेक्ट वाली लैंग्वेज है। सेक्शन 34 क्या कहता है, द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी जजमेंट, ऑर्डर या फिर डिक्री विच बाय लॉ प्रिवेंट एनी कोर्ट फ्रॉम टेकिंग कोग्निजेंस, ठीक है, ऑफ ए शूट और होल्डिंग ए ट्रायल, सेम वही बात लिखी हुई है, इज रेलेवेंट फैक्ट, और रेलेवेंट फैक्ट मान लिया जाएगा। व्हेन द क्वेश्चन इज वेदर सच कोर्ट आउट टू टेक कोग्निजेंस ऑफ सच शूट और होल्ड सच ट्रायल। समझ में नहीं आएगा। तो बेसिकली जो सेक्शन 34 है ना वो रिलेट करता है टू इंपॉर्टेंट लीगल प्रिंसिपल पे, जो कि आई होप आप लोगों को पता होगा। पहले है रेस जुडिकाटा सिविल केसेस के लिए, क्रिमिनल केसेस के लिए डबल जियोपार्ड। रेस जुडिकाटा बेसिकली होता क्या है, जब अगर कोर्ट ने एक बार फाइनली डिसाइड कर लिया है डिस्प्यूट, ठीक है, बिटवीन द सेम पार्टीज, तो सेम डिस्प्यूट वो फाइल नहीं किया जा सकता और डिसाइड नहीं किया जा सकता दोबारा। समझ में आया, दोबारा बताता हूं, अगर एक कोर्ट ने फाइनली डिसाइड कर लिया डिस्प्यूट बिटवीन सेम पार्टीज, ठीक है, तो सेम डिस्प्यूट फाइल नहीं किया जाएगा और डिसाइड नहीं किया जाएगा दोबारा, ठीक है, समझ में आ। डबल जियोपार्डी क्रिमिनल केसेस के लिए होता है। इसका मतलब होता है कि एक पर्सन हु हैज ऑलरेडी बीन एक्विटेड या फिर कन्विक्टेड, एक पर्सन जो कन्विक्ट हो चुका है ऑलरेडी या फिर किसका एक्विटल हो चुका है, ठीक है, एक ऑफेंस के लिए, उसका ट्रायल दोबारा से नहीं होगा सेम ऑफेंस के लिए, ये क्या कहता है, डबल जियोपार्डी कहता है। अब ये सेक्शन 337 है बीएनएसएस का, और ये सेक्शन 11 है सीपीसी का, ठीक है, सीपीसी याद रखना, यहाँ पे लिखे भी हुआ है, ठीक है। तो सेक्शन 34 ना कोई रूल क्रिएट नहीं करता है रेस जुडिकाटा के लिए और डबल जियोपार्डी के लिए, ये रूल आएंगे सेक्शन 11 से ही और सेक्शन 337 से ही, ठीक है। बट सेक्शन 34 सिंपली क्या कहता है कि एग्जिस्टेंस ऑफ अर्लियर जजमेंट रेलेवेंट फैक्ट होता है, प्रूव किया जा सकता है बिफोर द कोर्ट। इसका पर्पज क्या है, बेसिकली कोर्ट को दिखाना कि नया केस प्रोसीड नहीं हो सकता बिकॉज ये लीगली बार्ड है, क्योंकि लॉ ऐसा कहता है। कौन सा सेक्शन ऐसा कहता है, सेक्शन 11 सीपीसी का और सेक्शन 337 बीएनएसएस का। एग्जाम्पल समझते हैं, ठीक है, जैसे कि सिविल का भी है क्रिमिनल का भी है। तो सिविल का देखते हैं, पहले ए और बी के बीच में फाइट है ओवर द ओनरशिप ऑफ ए हाउस, ठीक है, और कोर्ट क्या कहता है कि ये हाउस ए का है। बाद में बी फाइल करता है सेम केस को दोबारा, तो ए क्या कर सकता है, ए जो पहला जजमेंट है ना जिसमें बताया हुआ है कि ये ए का घर है, वो जजमेंट प्रोड्यूस कर सकता है
ठीक है। अंडर सेक्शन 34 से अर्लियर जजमेंट एक रेलेवेंट फैक्ट माना जाएगा शो करने के लिए कि मैटर ऑलरेडी डिसाइड किया जा चुका है। समझ में आया। क्रिमिनल केस की बात करते हैं। राहुल का ट्रायल हुआ था थेफ्ट के लिए और उसका एक्विटल हो गया था, ठीक है। तो बाद में पुलिस ट्राई करती है प्रोसिक्यूट करने के लिए राहुल को अगेन सेम ऑफेंस के लिए, मतलब थेफ्ट के लिए। तो राहुल प्रोड्यूस कर सकता है अपना अर्लियर जजमेंट एक्विटल का, ठीक है। अंडर सेक्शन 34 से जजमेंट रेलेवेंट फैक्ट होगा दिखाने के लिए कि सेकंड ट्रायल बार्ड है बाय सेक्शन 337 ऑफ BNS। समझ में आया। 4 एसेंशियल कंडीशन होती है सेक्शन 34 को अप्लाई करने के लिए। पहली कंडीशन कौन सी है? द जज मस्ट बी ऑफ कॉम्पिटेंट कोर्ट। मतलब जो कोर्ट है जिसने पास किया अर्लियर जजमेंट उसके पास लीगल पावर होनी चाहिए, मतलब जुरिडिक्शन होना चाहिए उसका उस केस को डिसाइड करने के लिए। सेकंड है इट मस्ट हैव फाइनली डिसाइडेड द मैटर। एक कंक्लूसिव डिटर्मिनेशन ऑन द मेरिट्स नॉट इंटरिम ऑर्डर, मतलब कि ए जजमेंट मस्ट बी ए फाइनल डिसीजन ऑफ डिस्प्यूट, ठीक है। ए टेम्परेरी या फिर इंटरिम ऑर्डर एनअप नहीं होता है, ठीक है। जैसे कि एक ऑर्डर ग्रांट कर रहा है टेम्परेरी इंजेक्शन को तो वो फाइनल डिसीजन नहीं हुआ ना। एक फाइनल डिक्री जो डिसाइड कर रही है ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी को, वो क्या है? वो है फाइनल डिसीजन। तो इट मस्ट हैव फाइनली डिसाइडेड द मैटर। मैटर जो है फाइनली डिसाइड हुआ होना चाहिए। थर्ड है द मैटर इन द सेकंड प्रोसीडिंग मस्ट बी द सेम मैटर एज डिसाइडेड इन द फर्स्ट। मतलब कि जो इश्यू रेज किया गया है सेकंड केस में वो सेम होना चाहिए उस इश्यू का जो ऑलरेडी डिसाइड हो चुका है, ठीक है। जब तो आप सेक्शन 34 अप्लाई करोगे, ठीक है। जैसे कि ओनरशिप ऑफ हाउस जैसे कि हमने पढ़ा था ऑलरेडी डिसाइड हो चुकी है बिटवीन ए एंड बी, पढ़ा था ना पीछे अभी। सेम ओनरशिप डिस्प्यूट दोबारा नहीं रेज किया जा सकता। और फोर्थ है बाय लॉ दिस अर्लियर जजमेंट मस्ट प्रिवेंट द कोर्ट फ्रॉम टेकिंग कॉग्निजेंस ऑफ द न्यू शूट और होल्डिंग द न्यू ट्रायल। वहां पे कोई लॉ होना चाहिए जो प्रिवेंट करे कोर्ट को फ्रॉम हियरिंग द न्यू केस बिकॉज ऑफ अर्लियर जजमेंट, जैसे कि सेक्शन 11 ऑफ CPC रेस जुडिकाटा और सेक्शन 337 ऑफ BNSSGOPRD। नेक्स्ट है सेक्शन 35। सेक्शन 35 बेसिकली कहता क्या है? रेलेवेंसी ऑफ सर्टेन जजमेंट्स इन प्रोबेट एटसेट्रा, मतलब कि जुरिडिक्शन की बात की गई है। प्रोबेट, मैट्रिमोनियल, एडमायरलिटी और इंसॉल्वेंसी, 4 तरीके की स्पेशल कैटेगरी ऑफ जजमेंट की यहाँ पे बात की गई है, ठीक है। ये कहता क्या है बेसिकली सेक्शन? जब एक कंपिटेंट कोर्ट, इसके 2 है, ठीक है। ये हम पढ़ रहे हैं 35(1). तो ये क्या कहता है 35(1) बेसिकली? जब एक कंपिटेंट कोर्ट फाइनली डिसाइड करता है किसी पर्सन का लीगल स्टेटस या फिर लीगल राइट अगेंस्ट द होल वर्ल्ड, ठीक है, वो जजमेंट रेलेवेंट होता है और कंक्लूसिव प्रूफ होता है ऑफ दैट स्टेटस या राइट, उस स्टेटस का या फिर उस राइट का। समझ में आएगा अभी समझ में। देखो सेक्शन 35 कवर करता है स्पेशल कैटेगरी ऑफ जजमेंट, ठीक है, जो दिए जाते हैं 4 स्पेसिफिक टाइप के जुरिडिक्शन में, जैसे कि प्रोबेट, मैट्रिमोनियल, एडमायरलिटी और इंसॉल्वेंसी। प्रोबेट मतलब जो केस रिलेटेड होते हैं विल से, इनहेरिटेंस से। मैट्रिमोनी जैसे कि जो केस रिलेटेड होते हैं मैरिज, डाइवोर्स से। एडमायरलिटी बेसिकली जो रिलेटेड होते हैं शिप्स, मैरीटाइम मैटर्स से। इंसॉल्वेंसी जहाँ पे डिक्लेयर किया जाता है किसी पर्सन को इंसॉल्वेंट या फिर बैंकरप्ट। इन 4 स्पेशल कैटेगरी की यहाँ पे बात की गई है। अब क्या कहता है? व्हेन ए कंपिटेंट कोर्ट फाइनली डिसाइड करता है किसी पर्सन के लीगल स्टेटस या लीगल राइट अगेंस्ट द होल वर्ल्ड, कौन से? ये वाले। तो वो जजमेंट कौन से होते हैं? वो जजमेंट होते हैं जजमेंट इन रेम, याद रखना, जजमेंट इन रेम होते हैं। तो वो जजमेंट होता है जजमेंट इन रेम। तो जो जजमेंट इन रेम होते हैं वो रेलेवेंट होते हैं और कंक्लूसिव प्रूफ होते हैं उस स्टेटस या राइट का, ठीक है। तो जजमेंट क्या करते हैं बेसिकली? ये जो जजमेंट होते हैं ना, ये एक लीगल कैरेक्टर दे सकते हैं, ठीक है, टेक अवे कर सकते हैं किसी लीगल कैरेक्टर को, या फिर डिक्लेयर कर सकते हैं राइट टू सम प्रॉपर्टी या फिर थिंग। अब लीगल कैरेक्टर बेसिकली क्या होता है? लीगल कैरेक्टर का मतलब होता है लीगल स्टेटस, ठीक है, मतलब कि उनका फॉर्मल रिकॉग्नाइज्ड पोजीशन इन द आइज ऑफ लॉ, उसको बोलते हैं लीगल स्टेटस। यहाँ पे यूज हुआ ना लीगल स्टेटस या लीगल राइट, ठीक है। लीगल स्टेटस बेसिकली उनका फॉर्मल रिकॉग्नाइज्ड पोजीशन को बोलते हैं जो रिकॉग्नाइज किया जाता है लॉ के द्वारा, जैसे कि मैरिड या अनमैरिड, ये स्टेटस हुआ ना, मैरिड आप मैरिड हो या नहीं। डाइवोर्स्ड, कोई हायर हो आप, या फिर कोई एग्जीक्यूटर हो आप, या फिर कोई एडमिनिस्ट्रेटर हो आप, या फिर इंसॉल्वेंट हो आप, ठीक है, या फिर बैंकरप्ट हो आप, या फिर ओनर हो आप, ठीक है। तो ये सब क्या हुआ? ये लीगल स्टेटस हुआ। समझ में आया? तो जब एक कंपिटेंट कोर्ट फाइनली डिसाइड करता है किसी पर्सन का लीगल स्टेटस या लीगल राइट, सेक्शन 35 क्या कहता है कि अगेंस्ट द होल वर्ल्ड, ठीक है, ये हुए वो लीगल राइट एंड लीगल स्टेटस, तो वो जजमेंट बिकम रेलेवेंट एंड कंक्लूसिव प्रूफ माना जाता है उस स्टेटस या उस राइट का। तो ऐसे जजमेंट रेलेवेंट होते हैं बिकॉज जब लीगल स्टेटस इंपॉर्टेंट बन जाता है दूसरे केस में तो जजमेंट प्रोड्यूस किए जा सकते हैं एज एन एविडेंस। अभी इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान के चलो 2 बंदे हैं, ठीक है, एक है राहुल, एक है प्रिया। तो 2 बंदे हैं, कोर्ट ने ऑलरेडी ग्रांट किया हुआ है डिवोर्स बिटवीन राहुल एंड प्रिया, ये डाइवोर्स्ड है, ठीक है। बाद में कोई क्लेम करे कि राहुल और प्रिया स्टिल हस्बैंड एंड वाइफ है, तो राहुल प्रोड्यूस कर सकता है डाइवोर्स डिग्री, ठीक है, जो उसको मिली थी।
डाइवोर्स डिक्री, तो वो डिक्री राहुल दिखा सकता है और वो डिक्री रेलेवेंट होगी, ठीक है, अंडर सेक्शन 35। अब ये 35 सेक्शन जो है, डिक्री जो है, ये क्या हुआ, ये है जजमेंट इन रेम, ध्यान रखना, ठीक है, मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो इस तरीके से सेक्शन 35 बताता है कि कंपिटेंट कोर्ट अगर फाइनली डिसाइड करता है किसी पर्सन के लीगल स्टेटस या लीगल राइट इस केस में डाइवोर्स्ड है, वो जजमेंट होगा, वो उसको पहले तो बात बोलेंगे जजमेंट इन रेम, और वो रेलेवेंट होगा और कंक्लूसिव प्रूफ होगा उस स्टेटस या राइट का। यहाँ पे कंक्लूसिव प्रूफ है, ठीक है, कोई कंक्लूसिव प्रूफ मतलब कि अगर कोर्ट ने डाइवोर्स की डिग्री दे दी तो अब किसी और एविडेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी कि दूसरा एविडेंस दिखाओ ये सच है या झूठ है, तो दिस इज द कंक्लूसिव प्रूफ, ध्यान रखना। तो अभी बात करते हैं सेक्शन 35 के सब सेक्शन 2 के बारे में, ठीक है। उसमें 4 क्लोज दी हुई है, क्लोज 1 2 3 4। जो सेक्शन 35 का सब सेक्शन 2 है ना, ये नहीं कहता है कि जजमेंट कंक्लूसिव है किसी वेग सेंस में, ये एग्जैक्टली बताता है कि क्या कंक्लूसिवली प्रूव्ड होगा और कब से, एग्जैक्ट डेट और टाइम कब से होगा वो, ठीक है। तो 4 क्लोज में आराम से समझ में आ जाएगा। तो पहला समझते हैं, एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा, ध्यान से पढ़ना इसको, ठीक है। क्लोज 1 क्या कहता है, इफ द कोर्ट गिव्स ए पर्सन ए लीगल स्टेटस, मतलब अगर एक कोर्ट किसी पर्सन को लीगल स्टेटस देता है तो वो स्टेटस स्टार्ट होगा फ्रॉम द डेट द जजमेंट बिकम्स इफेक्टिव, ठीक है। एग्जाम्पल से समझाता हूँ, मान के चलो 1 जनवरी को, ध्यान से पढ़ लेना इसको, फिर कंफ्यूज हो जाओगे अदरवाइज। 1 जनवरी को राहुल को अपॉइंट किया गया था एग्जीक्यूटर, तो राहुल एग्जीक्यूटर होगा फ्रॉम 1 जनवरी, ध्यान रखना, 1 जनवरी से राहुल एग्जीक्यूटर होगा, ठीक है। अगर कोर्ट देता है पर्सन को लीगल स्टेटस तो स्टेटस स्टार्ट होगा फ्रॉम द डेट, जब जिस दिन वो जजमेंट इफेक्टिव होगा। तो जजमेंट यहाँ पे 1 जनवरी को इफेक्टिव हुआ था, तो राहुल एग्जीक्यूटर होगा 1 जनवरी से ही, याद रखना। क्लोज 2, अगर कोर्ट डिक्लेयर करता है कि एक पर्सन को लीगल स्टेटस मिलेगा फ्रॉम ए पर्टिकुलर डेट, ठीक है, तो स्टेटस ट्रीट किया जाएगा हैविंग द एग्जिस्टिंग फॉर्म ऑफ दैट डेट। मान के चलो कोर्ट डिक्लेयर करता है कि राहुल एग्जीक्यूटर बन जाएगा 1 जनवरी को, ठीक है, बन जाएगा 1 जनवरी को, ठीक है। तो सारे कोर्ट एक्सेप्ट करेंगे कि राहुल एग्जीक्यूटर है 1 जनवरी से, समझ में। थर्ड क्या है, अगर कोर्ट रिमूव करेगा लीगल स्टेटस, ठीक है, तो स्टेटस एंड होगा फ्रॉम द डेट स्टेटेड इन द जजमेंट। मान के चलो कोर्ट ग्रांट करता है डाइवोर्स 1 जून को, तो फ्रॉम दैट डेट, वो राहुल और प्रिया वाला एग्जाम्पल है ना, फ्रॉम उस दिन से राहुल और प्रिया हस्बैंड वाइफ नहीं रहेंगे, ठीक है, ध्यान रखना। क्लोज 4 क्या कहता है, अगर कोर्ट डिक्लेयर करता है कि एक पर्सन ओन करता है कुछ प्रॉपर्टी, तो वो प्रॉपर्टी ट्रीट की जाएगी एज बिलोंगिंग टू दैट पर्सन फ्रॉम द डेट मेंशन्ड इन द जजमेंट। मान के चलो कोर्ट अगर डिक्लेयर करता है कि कोई शिप है, ठीक है, कोई शिप बिलोंग करता है एक्स से, ठीक है, 1 जनवरी से, तो एवरी कोर्ट को रेस्पेक्ट करना पड़ेगी एक्स की ओनरशिप फ्रॉम 1 जनवरी बेसिकली, ठीक है। ये क्या कहता है, ये कहता है 35(2). तो सेक्शन 35 को अगर हम समराइज करें तो सेक्शन 35 किसके बारे में, जजमेंट इन रेम के बारे में। फाइनल जजमेंट प्लस गिवन बाय कंपिटेंट कोर्ट, यहाँ पे ज्यूरिडिक्शन की बात हुई है ना, ये तो फाइनल जजमेंट गिवन बाय कंपिटेंट कोर्ट प्लस या तो वो प्रोबेट है या फिर मैट्रिमोनियल या एडमायरलिटी है या फिर इंसॉल्वेंसी मैटर है, ठीक है। डिसाइड करता है अगर लीगल स्टेटस या लीगल राइट अगेंस्ट द होल वर्ल्ड, वो रेलेवेंट फैक्ट होएगा प्लस कंक्लूसिव प्रूफ होएगा, ऐसा कौन कहता है, सेक्शन 35 कहता है। अब एक एग्जांपल फाइनल, एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें कंक्लूसिव प्रूफ, डेट वगैरह सारा कुछ मेंशन है, ठीक है। तो मान के चलो कोई बंदी है जिसका नाम है मालविका की हस्बैंड की डेथ हो जाती है, उसका जो हस्बैंड होता है उसकी डेथ हो जाती है, तो वो क्या करता है, वो एक विल छोड़ के जाता है। जो प्रोबेट कोर्ट होता है, प्रोबेट कोर्ट एग्जामाइन करता है विल को, डिक्लेयर करता है मालविका को लॉफुल एग्जीक्यूटर ऑफ दैट विल, और कोर्ट ये भी कहता है कि जो उसका स्टेटस है ना, स्टेटस क्या है, एग्जीक्यूटर का, ठीक है, एग्जीक्यूटर, तो जो उसका स्टेटस है ना एज एन एग्जीक्यूटर, वो स्टार्ट होगा उस डेट से जब उसके हस्बैंड की डेथ हुई थी। मान के चलो 3 जनवरी को उसके हस्बैंड की डेथ हुई थी, तो 3 जनवरी से कोर्ट ने बोला है कि उसका स्टेटस एज एन एग्जीक्यूटर स्टार्ट होगा उस तारीख से, 3 जनवरी से, ठीक है। तो यहाँ पे 3 जनवरी को उसके हस्बैंड की डेथ हुई, लॉ ने बोल दिया आफ्टर एग्जामाइनिंग कि 3 जनवरी से आप कौन हो, आप हो एग्जीक्यूटर। तो बाद में क्या होता है, 3 साल बाद, मान के चलते हैं 3 ईयर बाद, ठीक है, 3 साल बाद क्या होता है, एक कंप्लीटली डिफरेंट प्रॉपर्टी डिस्प्यूट अराइज होता है, ठीक है। कोई भी तीसरा बंदा आता है जो कि प्रोबेट केस में भी नहीं था, तो वो क्या कहता है कि मेरे को नहीं लगता कि जो मालविका है वो रियली एग्जीक्यूटर है। तो सेक्शन 35 यहाँ पे क्या कहता है, हम किसकी बात करें, सेक्शन 35 यहाँ पे क्या कहेगा कि प्रोबेट जजमेंट कंक्लूसिव प्रूफ है कि मालविका लॉफुल एग्जीक्यूटर है, तो नया कोर्ट एक्सेप्ट करेगा मालविका को एज एन एग्जीक्यूटर, ठीक है। थर्ड पार्टी रीओपन नहीं कर सकता इशू को, थर्ड पार्टी आर्ग्यूमेंट नहीं कर सकता कि विल वाज फेक एंड मालविका वाज नॉट द एग्जीक्यूटर और इज नॉट द एग्जीक्यूटर, ठीक है।
क्योंकि 35 सेक्शन कहता है कि प्रोबेट जजमेंट कंक्लूसिव प्रूफ है कि मालविका ही लॉफुल एग्जीक्यूटर है। तो जो क्वेश्चंस है ना ये सारे ये ऑलरेडी फाइनली डिसाइड किए गए हैं कोर्ट के द्वारा। तो सेक्शन 35 यहाँ पे प्रोबेट जजमेंट में कंक्लूसिव प्रूफ माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है सेक्शन 36। सेक्शन 36 बेसिकली क्या कहता है? सेक्शन 36 बात करता है रेलेवेंसी की और इफेक्ट ऑफ जजमेंट की। कौन सा जजमेंट या फिर ऑर्डर या फिर डिग्री जो मेंशन है सेक्शन 35 में उनसे अलग, अदर देन दोज मेंशन इन सेक्शन 35। तो सेक्शन 36 बीएससी का क्या कहता है? जजमेंट, ऑर्डर या फिर डिग्री तीनों चीज़ अदर देन दोज जो मेंशनड है सेक्शन 35 में वो रेलेवेंट है अगर वो रिलेट करेंगे मैटर ऑफ ए पब्लिक नेचर, ठीक है, जो कि रेलेवेंट है इंक्वायरी से। बट ऐसे जजमेंट, ऑर्डर या फिर डिक्रीज कंक्लूसिव प्रूफ नहीं होते हैं। सेक्शन 35 में कहा गया था, कंक्लूसिव प्रूफ माना गया था उनको, ठीक है, ऑफ विच दे स्टेट इवन इफ डिफरेंट केस, भले ही डिफरेंट केस का जजमेंट हो, ठीक है, भले ही वो पार्टी डिफरेंट हो। ये जजमेंट्स बेसिकली जजमेंट्स इन पर्सोनम होते हैं। ठीक है, पहले वाले सेक्शन 35 में कौन से थे? जजमेंट्स इन रेम, ठीक है, अगेंस्ट द वर्ल्ड, ठीक है, ये है बिटवीन द पार्टीज, याद रखना। आसान भाषा में यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि अगर एक अर्लियर जजमेंट रिलेट टू मैटर ऑफ पब्लिक नेचर, अगर एक अर्लियर जजमेंट है वो रिलेट करता है मैटर ऑफ पब्लिक नेचर से, तो वो यूज किया जा सकता है एज ए रेलेवेंट एविडेंस। ठीक है, जो पुराने वाला मैटर था, ठीक है, जो पुराने वाला जजमेंट था उससे फ़र्क नहीं पड़ता है कि वो कौन सी पार्टी के बीच में था, सेम पार्टी होनी यहाँ पे ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो मैटर ऑफ पब्लिक नेचर बेसिकली क्या होता है? मैटर जो अफेक्ट करता है पब्लिक को या फिर सेक्शन ऑफ पब्लिक को, जैसे कि पब्लिक रोड, पब्लिक पाथवे वगैरह, पब्लिक रिवर एटसेट्रा, ठीक है, पार्क वगैरह। अब समझ में आ गया होगा, समझ में और भी अच्छी तरीके से आ जाएगा इलस्ट्रेशन पढ़ के। ठीक है, तो इलस्ट्रेशन पढ़ते हैं यहाँ से। ठीक है, वो थोड़ा इजी वाला वर्जन लिखा हुआ है, यहाँ पे थोड़ा ध्यान से, यहाँ पे थोड़ी ज़्यादा चीज़ें लिखी हुई है। ठीक है, यहाँ पे ए बी सारा कुछ पार्टी वगैरह के नाम वाम सब लिखे हुए हैं, तो इसको पढ़ते हैं। ठीक है, तो ए शू करता है बी को ट्रेसपास करने के लिए ए की लैंड को। ठीक है, तो बी का डिफेंस क्या कहता है कि मैं ट्रेसपास नहीं कर रहा था, ये पब्लिक राइट ऑफ वे है। ठीक है, मतलब कि ये पब्लिक पाथवे है एंड आई वाज सिंपली यूजिंग इट। ठीक है, ये पब्लिक पाथवे और मैं इसको यूज कर रहा था। तो ए क्या कहता है? ए डिनाई करता है कि ऐसा कोई पब्लिक पाथवे, राइट ऑफ पब्लिक राइट ऑफ वे एग्जिस्ट ही नहीं करता है। ठीक है, तो सपोर्ट करने के लिए डिफेंस बी क्या चाहता है? बी एविडेंस लाना चाहता है किसी अर्लियर या फिर सेपरेट केस का। ए ने क्या किया था? ए ने प्रीवियसली शू किया था किसी डिफरेंट पर्सन को, जैसे कि सी। ठीक है, आल्सो फॉर ट्रेसपास ऑन द सेम लैंड। ठीक है, इन दैट अर्लियर केस सी ने सेम आर्ग्यूमेंट दिए थे कि ये जो पब्लिक राइट ऑफ वे है ना ये एग्जिस्ट करता है। ठीक है, और कोर्ट ने डिसाइड किया था मैटर इन द फेवर ऑफ सी, मतलब कि कोर्ट ने एक्सेप्ट किया था कि पब्लिक राइट ऑफ वे, मतलब कि ये एक पब्लिक पाथवे है, पब्लिक राइट ऑफ वे एग्जिस्ट करता है। फिर क्या करता है? बी करंट केस में अगेंस्ट ए अर्लियर जजमेंट यूज करना चाहता है, जो कि ए वर्सेस सी का जो मैटर था उसका जजमेंट, मतलब कि बी करंट केस में अगेंस्ट ए चाहता है यूज करना अर्लियर जजमेंट जो ए वर्सेस सी का था एज एन एविडेंस सपोर्ट करने के लिए उसका खुद का डिफेंस। ठीक है, इवन दो बी वाज नेवर ए पार्टी, ठीक है, टू द ए वर्सेस सी केस, भले ही बी ए वर्सेस सी केस की कभी पार्टी ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पे लिखा हुआ है ना हमने कि इवन इन डिफरेंट केस पॉसिबली इन्वॉल्विंग डिफरेंट पार्टीज। ठीक है, तो यहाँ पे भी वही है। तो अंडर सेक्शन 36 ये अलाउ है, मतलब कि अर्लियर जजमेंट ए वर्सेस सी का, बिकॉज ये रिलेट करता है टू द मैटर ऑफ पब्लिक नेचर। ठीक है, द एग्जिस्टेंस ऑफ द पब्लिक राइट ऑफ वे रेलेवेंट है इन द करंट डिस्प्यूट ए वर्सेस बी में भी, इवन दो बी वाज कंप्लीट स्ट्रेंजर टू द अर्लियर प्रोसीडिंग, भले ही बी बिल्कुल कंप्लीट स्ट्रेंजर हो, वो बिल्कुल हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बट क्रूशली जो अर्लियर जजमेंट है ना वो कंक्लूसिव प्रूफ नहीं होगा, ध्यान रखना कि वो राइट ऑफ वे एग्जिस्ट करता ही करता है, इसका वो कंक्लूसिव प्रूफ नहीं होगा अर्लियर जजमेंट। तो कोर्ट की हियरिंग ए वर्सेस बी में ट्रीट करेगी इसको एज वन पीस ऑफ एविडेंस, ठीक है, कंसिडर करने के लिए अलोंग विद एवरीथिंग एल्स। ए स्टिल फ्री है, ए अभी भी फ्री है लाने के लिए कॉन्ट्रेरी एविडेंस, ये दिखाने के लिए ऐसा कोई राइट एग्जिस्ट नहीं करता एक्चुअल में। अर्लियर जजमेंट जस्ट वेट करेगा, ठीक है, जस्ट वेट करेगा, इट डज नॉट ऑटोमेटिकली डिसाइड द क्वेश्चन, ये ऑटोमेटिकली क्वेश्चन का आंसर नहीं देगा, कंक्लूसिव प्रूफ नहीं है। ठीक है, ध्यान रखना, समझ में आया? इतने आसान तरीके से कोई नहीं समझाएगा। नेक्स्ट है सेक्शन 37। 37 बेसिकली कहता क्या है? जजमेंट, ऑर्डर या फिर डिग्री अदर देन दो जो मेंशन किए गए हैं सेक्शन 34, 35, 36 में सब इरेलेवेंट है। ठीक है, अनलेस, अब यहाँ पे इसकी दो एक्सेप्शन है, अनलेस द एग्जिस्टेंस ऑफ सच जजमेंट, ऑर्डर या फिर डिग्री एक फैक्ट इन इशू हो या फिर वो रेलेवेंट हो किसी दूसरे प्रोविजन ऑफ दिस अधिनियम, तो वो रेलेवेंट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कहता है सेक्शन 37 में दो एक्सेप्शन दी गई है। पहली है व्हेन द एग्जिस्टेंस ऑफ सच जजमेंट इटसेल्फ एक फैक्ट इन इशू हो, मतलब कि कभी कभी कोर्ट कंसर्न नहीं होता विद वेदर द अर्लियर जजमेंट वाज राइट और रॉन्ग, इंस्टेड कोर्ट ये जानना चाहता है कि बस ऐसा जजमेंट एक्चुअली था भी या नहीं था, उस सिचुएशन में वो जजमेंट है ना वो रेलेवेंट हो जाता है। एग्जाम्पल समझाता हूँ, मान के चलो
राहुल है। राहुल फाइल करता है एक मैलिशियस प्रोसिक्यूशन अगेंस्ट मोहन। अब राहुल क्या कहता है कि मोहन फाल्सली प्रोसिक्यूटेड मी, आई वॉज एक्विटेड, ठीक है, मैं ऑलरेडी छूट चुका हूं, मेरा एक्विटल हो चुका है। कोर्ट यहाँ पे क्या डिटरमाइन करेगी कि वॉज देयर रियली एन अर्लियर एक्विटल, क्या अर्लियर एक्विटल हुआ है नहीं हुआ है। तो एग्जिस्टेंस ऑफ एक्विटल जजमेंट इटसेल्फ फैक्ट इन इशू है तो रेलेवेंट माना जाएगा। समझ में आया। एक्सेप्शन 2 क्या कहता है, व्हेन अनदर प्रोविजन ऑफ द बीएसए मेक्स इट रेलेवेंट, मतलब कि कभी कभी जजमेंट यूज नहीं किया जाता है प्रूव करने के लिए करेक्टनेस ऑफ व्हाट इज डिसाइडेड, इंस्टेड ये यूज किया जाता है फॉर सम अदर पर्पज अंडर अनदर सेक्शन ऑफ द बीएसए, ठीक है, उस केस में जजमेंट रेलेवेंट हो जाता है। एग्जाम्पल से समझाता हूँ। मान के चलो एक कोर्ट ऑर्डर करती है राहुल को पे करने के लिए 10 लाख रुपए मोहन को, ठीक है। अब राहुल गुस्सा हो जाता है ऐसे जजमेंट की वजह से, ठीक है। बाद में क्या होता है, राहुल अटैक करता है मोहन को, ठीक है। अब अर्लियर जजमेंट रेलेवेंट होगा ये प्रूव करने के लिए नहीं कौन राइट था पहले केस में कौन नहीं, बट इससे राहुल का मोटिव पता लग रहा है अटैक करने का मोहन पे। और सेक्शन 6 बीएसए का कहता है कि मोटिव इज ए रेलेवेंट फैक्ट, मतलब कि अनदर प्रोविजन ऑफ द बीएसए इसको रेलेवेंट बना रहा है तो ये जजमेंट रेलेवेंट होगा। समझ में आया। सेक्शन 37 क्या कहता है कि जो 34, 35, 36 में दिए गए हैं या फिर जो फैक्ट इन इशू से रिलेटेड है या फिर जो इस दूसरे प्रोविजन बीएसए का इसको रेलेवेंट बनाते हैं, इन 5 चीजों को छोड़ के सब जजमेंट्स इरेलेवेंट है। समझ में आया। नहीं क्लियर हुआ तो इस एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा, टेंशन ना लो। ए फाइल करता है केस अगेंस्ट बी रिगार्डिंग द पीस ऑफ लैंड, ठीक है। कोर्ट डिसाइड करता है ए के फेवर में। कोर्ट क्या कहता है, कोर्ट ऑर्डर क्या करता है कि ए इज एंटाइटल्ड टू पोजेशन, ए को पोजेशन मिलना चाहिए और बी को इसको खाली करना पड़ेगा। बी का बेटा है ना वो गुस्सा आ जाता है क्योंकि उसकी फैमिली से जमीन चली गई, ठीक है। तो बाद में बी का जो बेटा है ना वो ए का मर्डर कर देता है। तो ड्यूरिंग द मर्डर ट्रायल ये क्वेश्चन अराइज होता है कि इसको एन को हटा लो, गलती से लिखा गया है। ये क्वेश्चन अराइज होता है कि कैन द ओल्ड लैंड पोजेशन जजमेंट दिखाया जा सकता है कोर्ट में या नहीं दिखाया जाएगा। इसका आंसर आता है यस। क्यों आता है, क्योंकि बट नॉट टू प्रूव हु ओन द लैंड, ये प्रूव करने के लिए नहीं कौन ओन करता है लैंड को, ये इश्यू है ना, ये इंपॉर्टेंट नहीं है इस मर्डर केस के लिए। इंस्टेड जजमेंट रेलेवेंट इसलिए है क्योंकि ये हेल्प करेगा एक्सप्लेन करने के लिए क्यों बी के बेटे ने ए का मर्डर किया है, ठीक है। ये शो करता है एक पॉसिबल मोटिव फॉर द क्राइम। ये रेलेवेंट क्यों है, क्योंकि सेक्शन 6 ऑफ बीएसए का कहता है मोटिव इज ए रेलेवेंट फैक्ट, ठीक है। और हमने क्या बात की थी कि एक्सेप्शन 2 क्या कहती थी, जजमेंट रेलेवेंट होगा जब अनदर प्रोविजन ऑफ द बीएसए उसको रेलेवेंट बनाता है, ठीक है। तो यहाँ पे अनदर प्रोविजन ऑफ बीएसए सेक्शन 6 कहता है कि मोटिव इज ए रेलेवेंट फैक्ट। तो अर्लियर जजमेंट कोज्ड बी की फैमिली टू लूज द पोजेशन ऑफ द लैंड, अर्लियर जजमेंट की वजह से बी की फैमिली को लूज करना पड़ा पोजेशन ऑफ द लैंड। तो ये क्रिएट कर सकता है एंगर और रिसेंटमेंट बी के बेटे में, ठीक है। तो जजमेंट यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकता है रीजन बिहाइंड द मर्डर, ठीक है। कैसे जजमेंट यूज होता है समझ में आ गया होगा आसान भाषा में। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल इलस्ट्रेशन कुछ भी बोल लो, ये पढ़ना ही पड़ेगा, इसको पढ़ते हैं क्योंकि ये जरूरी है। एक्स फाइल करता है क्रिमिनल केस अगेंस्ट वाई, थोड़ा मतलब रस हो गया हो तो ध्यान से पढ़ लेना, ठीक है, क्योंकि ये जरूरी था एक स्लाइड में ही लेके आना। एक्स फाइल करता है क्रिमिनल केस अगेंस्ट वाई, अलेज करता है कि वाई ने उसका घोड़ा चुराया है, ठीक है। तो क्रिमिनल कोर्ट एक्विट करता है वाई को, उसका एक्विटल हो जाता है क्योंकि वहां पे कोई एनफ एविडेंस नहीं थे जो प्रूव कर सके चार्ज को, ठीक है। बाद में होता क्या है, एक्स फाइल करता है सिविल सूट अगेंस्ट वाई। एक्स क्लेम करता है कि वाई ने रॉन्गफुली घोड़ा लिया और उसको फाइनेंशियल लॉस पहुंचाया, ठीक है। एक्स कहता है कोर्ट को कि उसको अवार्ड किए जाए डैमेज। क्वेश्चन क्या आता है कि क्या वाई कह सकता है कि आई वॉज ऑलरेडी एक्विटेड इन द क्रिमिनल केस, तो सिविल केस तो फेल होना ही होना है। इसका आंसर है नहीं। क्यों, क्योंकि अर्लियर क्रिमिनल एक्विटल इरेलेवेंट है सिविल सूट में। इट इज नॉट कवर्ड बाय ईदर सेक्शन 34, 35, 36, ठीक है। सेक्शन 34 में किस किस की बात की गई है, 35 में किसकी बात की गई है, 36 में किसकी बात की गई है, ठीक है। तो कोई भी सेक्शन 34, 35, 36 इसको कवर नहीं करता, ठीक है। तो सेक्शन 35 यहाँ पे अप्लाई किया जाएगा। अब 37 क्या कहता है, सिंस द अर्लियर जजमेंट इज नॉट कवर्ड बाय सेक्शन 34, 35, 36, तो ये जनरली इरेलेवेंट है। तो सिविल कोर्ट यहाँ पे सिंपली रिलाई नहीं कर सकती ऑन द क्रिमिनल एक्विटल, ठीक है। तो सिविल कोर्ट क्या करेगी, सिविल कोर्ट डिसाइड करेगी केस को इंडिपेंडेंटली ऑन द एविडेंस प्रोड्यूस्ड बिफोर इट, ठीक है, उसके सामने जो एविडेंस होंगे उनसे। इट विल नॉट सिंपली फॉलो द क्रिमिनल कोर्ट के डिसीजन। ये क्यों, क्योंकि एक क्रिमिनल केस रिक्वायर करता है प्रूफ बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, हमने पढ़ा था पहले, ठीक है, स्टार्टिंग में ही पढ़ा था। सिविल केस को क्या जरूरत पड़ती है, प्रिपोंडरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटीज की। तो बिकॉज द स्टैंडर्ड्स आर डिफरेंट, तो एक पर्सन में बी एक्विटेड, एक पर्सन का एक्विटल हो सकता है क्रिमिनल केसेज में और लायबल हो सकता है सिविल केसेज
में भी ध्यान रखना सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कोई भी एग्जाम हो इसमें ये जरूर लिख के आना, इसको रट लो, याद कर लो, ये कभी कभी क्वेश्चन कहीं कहीं आता है, बहुत जगह आता है, ठीक है। तो इसको गलत भूल के भी मत करना, ठीक है। नेक्स्ट सेक्शन है 38 फ्रॉड और कोलिजन इन ऑब्टेनिंग जजमेंट और इनकम्पिटेंसी ऑफ कोर्ट में बी प्रूव्ड। मतलब कि सेक्शन 38 क्या कहता है, एनी पार्टी टू ए शूट और अदर प्रोसीडिंग में सो दैट एनी जजमेंट ऑर्डर या फिर डिक्री विच इज रेलेवेंट अंडर सेक्शन 34, 35 और 36, ठीक है, एंड विच हैज बीन प्रूव्ड बाय एडवर्स पार्टी, वो डिलीवर किया गया है बाय ए कोर्ट जो कि कंपिटेंट नहीं है उसको डिलीवर करने के लिए, मतलब उसका जुरिडिक्शन नहीं है, या फिर वो ऑब्टेन किया गया है फ्रॉड के द्वारा, ठीक है, या फिर वो ऑब्टेन किया गया बाय कोल्यूजन। आसान भाषा में समझाता हूँ। सेक्शन 34, 35, 36 कुछ सर्टेन जजमेंट को रेलेवेंट करते हैं कोर्ट में, ठीक है, हमने अभी पढ़ा है। बट सेक्शन 38 क्या कहता है, जस्ट बिकॉज जजमेंट रेलेवेंट है, इसका ये मतलब नहीं कि वो ब्लाइंडली एक्सेप्ट किया जाएगा। अपोजिट पार्टी वो जजमेंट चैलेंज कर सकती है, ठीक है। तो अपोजिट पार्टी यहाँ पे क्या कहेगी, ये 3 चीजें लिखी हुई है, डिलीवर्ड बाय ए कोर्ट नॉट कॉम्पिटेंट टू डिलीवर इट। यहाँ पे ABC नहीं लिखे हुए हैं, ये क्लोज नहीं है सेक्शन 38 का, यहाँ पे कोमा ही लगा हुआ है, बस ये ABC मैंने खुद लिखे हुए हैं, याद रखना, ठीक है। सेक्शन 38 का ए मत लिखाना। सेक्शन 38 में ये 3 चीजें दी गई है, डिलीवर्ड बाय ए कोर्ट नॉट कॉम्पिटेंट टू डिलीवर इट, ठीक है। तो अपोजिट पार्टी दिखा सकती है कि जो जजमेंट है ना वो गिवन बाय ए कोर्ट दैट हैज नो अथॉरिटी टू गिव इट, ठीक है। कोर्ट नॉट कॉम्पिटेंट मतलब कि लैक ऑफ जुरिडिक्शन, मतलब एक कोर्ट के पास कोई जुरिडिक्शन नहीं है। एग्जांपल है, ओवर ए प्रॉपर्टी डिस्प्यूट पास करती है एक जजमेंट, तो दूसरी पार्टी कह सकती है कि दिस कोर्ट वाज नॉट कॉम्पिटेंट टू डिसाइड द केस, चैलेंज कर सकती है मतलब। सेकंड है वॉज ऑब्टेन्ड बाय फ्रॉड, एग्जांपल जैसे कि राहुल यूज करता है फोर्ज्ड डॉक्यूमेंट, ठीक है, और एक जजमेंट मिलता है उसको उसके फेवर में, तो दूसरी पार्टी कह सकती है कि जजमेंट लिया गया है बाय चीटिंग द कोर्ट, ठीक है, चैलेंज किया जा सकता है। थर्ड में भी चैलेंज, थर्ड में अगर जजमेंट वॉज ऑब्टेन्ड बाय कोल्यूजन, मतलब कि A और B सीक्रेटली कोऑपरेट कर रहे हैं, मतलब एक फेक केस क्रिएट कर रहे हैं फेवरेबल जजमेंट ऑब्टेन करने के लिए, तो थर्ड पर्सन अफेक्ट हुआ है बाय दैट जजमेंट, वो कह सकता है कि जजमेंट वॉज ऑब्टेन्ड थ्रू द कोल्यूजन, ठीक है। तो ये 3 चीज कौन बताता है, सेक्शन 38 बताता है, ठीक है। इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है, जो था सारा कुछ बता दिया। इसमें मैंने इंपॉर्टेंट वगैरह कुछ नहीं बताया, इसमें मैंने सारा कुछ जो A to G, ठीक है, इसमें अभी कुछ नहीं बचा है इस टॉपिक में, तो सारा कुछ यहाँ पे मैंने बता दिया है। 4-5 सेक्शन डिटेल में हमने कवर कर लिए, ठीक है। यहाँ पे होती है वीडियो कंप्लीट। अगली वीडियो में क्या पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कंडक्ट एंड कैरेक्टर ऑफ पार्टीज के बारे में, ठीक है। जुडिशियल नोटिस, एस्टोपल वगैरह ये सब पढ़ेंगे आगे, जल्दी वीडियो आएगी, जल्दी खत्म करते हैं। ये नोट्स और PPT चाहिए तो यहाँ पे लिंक आएगी, क्लिक करके डाउनलोड कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना इस लिंक से। यहाँ पे वीडियो आ रही है, इसको जरूर देख लेना, ठीक है। यहाँ पे जो वीडियो की प्लेलिस्ट आ रही है इसको जरूर देख लेना, यहाँ पे सारा सब्जेक्ट आपको कंप्लीट हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।